कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं मिस्टर आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं वह हॉरर की दुनिया की बहुत ही ज्यादा भयानक स्टोरी है। यह घटना ऐसी घटना है जो राह चलते किसी के साथ भी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, लेकिन अगर आपका ऑरा एकदम कमजोर है तो ऐसी घटनाएं आपके साथ बहुत जल्दी घटित हो सकती हैं। तो आज जिस शख्स के साथ यह घटना घटी है उनका नाम है विनोद, जो कि एक फैक्ट्री में जॉब किया करते थे। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहीं पर जॉब करते थे। लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज घटित होती है जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ अचानक से बदल जाती है। अचानक से लाइफ क्या बदलता है, बल्कि कहो कि पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। उनकी पत्नी उनके अंदर हुए इस व्यवहार को अचानक से पहचान नहीं पाती है, और यह घटना भी उनके साथ इसलिए हो पाई क्योंकि उनका ऑरा थोड़ा कमजोर था। अब देखिए, ऑरा की बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, और इन चीजों में ऑरा की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है, वरना कोई भी पारलौकिक शक्तियां आपके ऊपर जल्दी हावी हो जाती है। लेकिन अगर आपका ऑरा मजबूत है तो जल्दी से कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो विनोद के साथ जब ये पूरा घटनाक्रम होने लगता है तो उसकी पत्नी इस चीज को नोटिस करने लगती है कि आजकल विनोद बड़ा रुखा रुखा रहने लगा है, और जब तक वह यह सब कुछ समझ पाती कि इतनी जल्दी उस चीज ने विनोद को शिकार बनाया कि वह उससे निकल ही नहीं पाया। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर भले ही पति का ऑरा कमजोर हो, लेकिन उसकी पत्नी जो अर्धांगिनी है, अगर वह मजबूत है, उसको भगवान पर पूरा विश्वास है, तो वह अपने दम पर अपने पति को बचा सकती है। और यहाँ पर उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा ही रोल निभाया था। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए हॉरर दुनिया की गहरी डार्क स्टोरी भी आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें हम पब्लिक में सुना नहीं सकते, तो उन स्टोरीज को सुनने के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, और जहां तक मैं समझता हूं उसे आप आसानी से अफोर्ड कर पाएंगे। तो चलिए आज की घटना को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जिसका नाम काशीपुर है। उस शहर में आज से लगभग 3 साल पहले विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहने गया था। दरअसल विनोद की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में नई जॉब लगी थी, और इसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। इसीलिए वह बरेली से काशीपुर शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहां उनका अपना घर नहीं था, इसलिए उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया। घर अच्छा खासा बड़ा था और भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान इलाके में था। सुनसान इलाके से मेरा मतलब आसपास घर तो थे, लेकिन वे लोग ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे। वहां के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे। ऐसे में वह घर विनोद और उसकी पत्नी के लिए काफी शांति भरा था। एक रात काशीपुर की पक्की सड़क पर करीब 9 बजे विनोद अपनी बाइक से फुल स्पीड के साथ चल रहा था। वो उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसे उसी सुबह पता चला था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, और जब से उसे ये पता चला था तब से उसका दिल उसकी पत्नी में अटका हुआ था। विनोद ने घर वालों के खिलाफ जाकर अंजलि से शादी की थी, लेकिन विनोद के घर वालों ने अंजलि को नहीं अपनाया था। बाद में विनोद को लगने लगा कि शायद जब उनके कोई बच्चा हो जाएगा तो घर वाले उन दोनों को स्वीकार कर लेंगे। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, और 5 सालों में उसे बच्चे की खुशखबरी मिलकर वो आसमानों में उड़ रहा था। वो अंजलि के लिए नई पीले रंग की साड़ी और उसकी पसंद की मिठाइयां लेकर जा रहा था। अपनी खुशियों की सोच में डूबा हुआ विनोद अंधेरी रात में तेजी से बाइक चला रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक लड़की, जिसके पास एक काफी भारी सूटकेस था, जिसे लेकर वह लड़की काफी मशक्कत के साथ आगे बढ़ रही थी। इस तरह अचानक अंधेरी रात में एक खूबसूरत जवान लड़की को एक भारी सूटकेस के साथ जाता देख विनोद को थोड़ा अजीब लगा। विनोद सोचने लगा कि इतनी अंधेरी और सुनसान रात में एक लड़की इतना भारी सूटकेस लेकर कहां जा रही है। एक पल को विनोद को ख्याल आया कि कहीं इसके अंदर कोई डेड बॉडी तो नहीं है, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया। विनोद उस लड़की से आगे निकल गया, लेकिन अगले ही पल उसे ध्यान आया कि उसे इस तरह से अनजान बनते हुए नहीं जाना चाहिए। विनोद के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उसके मन में भी एक देशभक्ति का भाव था, और इसीलिए उसने फैसला किया कि वह लड़की से पूछताछ करेगा
कि आखिर वो लड़की इतना भारी सूटकेस लेकर कहाँ जा रही है और उस सूटकेस में क्या है। अगर उसे थोड़ा भी शक होता है तो वह तुरंत पुलिस को बुला लेगा, क्योंकि इतनी रात में एक लड़की का अकेले इस तरह से भारी सामान लेकर जाना कुछ जम नहीं रहा था। विनोद अपनी बाइक वापस पीछे मोड़ लेता है और उस लड़की के करीब जाता है। विनोद को अपने पास आते देख वह लड़की भी रुक जाती है। उस लड़की के माथे पर पसीना काफी तेजी के साथ बह रहा था और हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की के केवल माथे पर ही पसीना आ रहा था। चेहरे पर या किसी अन्य जगह पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। इस बात को विनोद ने नोटिस कर लिया था और उसे यह थोड़ा अजीब भी लगा था। विनोद पूछता है, अरे मैडम, आप अकेले इतनी रात में यहां? उस लड़की ने विनोद की बात को काटते हुए कहा, अकेले? अकेले कहां? विनोद अपने आसपास देखता है। उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। वह कहता है, आप अकेले ही तो हो? वह लड़की कहती है, मैं अकेली कहां हूं, अब आप हो तो मेरे साथ। विनोद इस बात पर अजीब सा मुंह बना लेता है। वह पूछता है, अरे मेरा मतलब आप इस रात में अकेले इतने भारी सामान को लेकर कहां जा रही हो, और वो भी पैदल? क्या आपको कोई सवारी नहीं मिली? वो लड़की अपने माथे का पसीना पोंछती है और कहती है, वो मुझे एक ऑटो मिला था, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज निकला। विनोद बोला, बदतमीज? आपके साथ कुछ गलत? उस लड़की ने कहा, कोशिश की थी, लेकिन मैं भी बहुत ताकतवर हूं, उससे लड़कर भाग आई। अब कोई ऑटो या दूसरा वाहन नहीं मिल रहा, इसीलिए अकेले ही चल रही हूं। विनोद ने पूछा, ओह, वैसे इस बैग में क्या है? काफी भारी लग रहा है। ये पूछते ही वो लड़की शांत हो गई और कुछ सोचने लगी। विनोद का शक गहराने लगा। उसने तुरंत उस सूटकेस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने सूटकेस पर अपना हाथ रखा और बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? विनोद बोला, कुछ नहीं, मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। लाइए, ये बैग मैं अपनी बाइक पर रख लेता हूं और आपको आपके घर छोड़ देता हूं। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत कहती है, सच में? विनोद भी मुस्कुराते हुए कहा, आप इतनी रात में इतने भारी सामान को कहां तक घसीटेंगी? वह लड़की मुस्कुराते हुए विनोद का शुक्रिया अदा करती है और उसकी बाइक पर बैठ जाती है। विनोद अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे चल देता है। अब उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा, क्योंकि उसे शक था कि सूटकेस में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसका सारा ध्यान केवल सूटकेस पर ही था। जिस समय वह गाड़ी चला रहा था, तब उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके आसपास काफी ठंड होने लगी है, जबकि वह मई का महीना था। उसे नहीं पता कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। आसमान में बादल भी नहीं थे, न कोई हवा चल रही थी। फिर भी विनोद को ऐसा एहसास हो रहा था कि आसपास टेम्परेचर एकदम गिर गया है। वह काफी आराम से गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर बाद उसे लगा जैसे बाइक बहुत भारी हो गई है, जैसे बाइक पर बहुत ही वजन है। वह बाइक को संभाल नहीं पा रहा था और फिर अचानक उसकी गाड़ी में झटका लगा और बाइक स्लिप हो गई, जिस वजह से वह लड़की और विनोद दोनों ही नीचे गिर गए। साथ ही उस लड़की का सूटकेस भी नीचे गिर के खुल गया। विनोद एकदम खुद को संभालता है तो उसकी नजर सूटकेस के सामान पर जा टिकती है। ऐसा लग रहा था जैसे विनोद की नजर कुछ ढूंढ रही है और सूटकेस से बिखरे सामान में केवल कपड़े और कुछ नोटबुक थीं। यह देखकर विनोद को थोड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि उसने किसी और ही चीज की उम्मीद की थी, लेकिन यहां वह गलत साबित हो गया। खैर, वह अपनी सोच पर शर्मिंदा था। अब विनोद उस लड़की के सामान को उठाने में उसकी मदद करने लगता है। सामान उठाते समय विनोद के हाथ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लगता है, जो पूरे काले रंग का था, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। वह देखने में पत्थर के जैसा था, लेकिन शायद पत्थर नहीं था, कोई रत्न था। विनोद तुरंत पूछता है, यह क्या है? वह लड़की नजरें चुराते हुए विनोद के हाथ से पत्थर को छीन लेती है और कहती है, कुछ नहीं, आपके काम का नहीं है, लेकिन यह बाइक अचानक स्लिप कैसे हो गई? विनोद का ध्यान बाइक पर जाता है। वह खड़ा होता है और अपनी बाइक को अच्छे से देखने लगता है। उसे भी समझ नहीं आता कि आगे कोई गड्ढा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, तो अचानक बाइक को क्या हुआ? विनोद कहता है, पता नहीं,
चलिए, जो भी है, रात गहराने को है। आप बताइए, आपको कहाँ छोड़ना है? विनोद उस लड़की से जब सवाल कर रहा था तो उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द होने लगा, जैसे अंदर की नसें खींच रही हों। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह लड़की भी विनोद को काफी गौर से देख रही थी, लेकिन कुछ ही देर में विनोद शांत हो गया। विनोद ने उस लड़की से दोबारा कहा, चलिए बैठिए और बताइए, मैं आपको कहाँ छोड़ दूं? वह लड़की इधर उधर उदास नजरों से देखते हुए बोली, जी, मैं तो इस शहर में नई हूं, अभी कोई ठिकाना नहीं है, बस किसी होटल तक छोड़ दीजिए। विनोद ने हैरानी से कहा, क्या आप नई हो और इस तरह आधी रात में धक्के खा रही हो? अरे मैडम, समय का कुछ तो ख्याल किया होता, और होटल तो आपको स्टेशन के पास मिलते। मेरे ख्याल से आप स्टेशन की ओर से ही आ रही हो। वह लड़की बोली, हाँ, लेकिन उस साइड कोई भी रूम खाली नहीं था, इसीलिए मैं इस ओर चल दी। जल्द ही कोई किराए का घर ढूंढ लूंगी। ये सुनते ही विनोद को उस लड़की पर तरस आ जाता है। वह पूछता है, आप यहां किसी को जानती नहीं हो तो यहां कैसे आना हुआ? वह लड़की बोली, जी, मैं पास के गांव से ही हूं, अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है। घर में 2 छोटी बहनें हैं। मां बाप हाल ही में एक एक्सीडेंट में मारे गए, इसीलिए सोचा शहर में जाकर कोई जॉब कर लूं ताकि बहनों का भविष्य सुधार सकूं। विनोद कहता है, ओह, लेकिन मैडम, यहां इस तरह अकेले सामान लेकर चल देने से जॉब नहीं मिलती। आपको पहले यहां जॉब ढूंढनी चाहिए थी, फिर यहां बसने का सोचना चाहिए था। मैं भी बाहर से ही आया हूं और किराए के घर में रहता हूं। उस लड़की के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगती हैं। तभी विनोद के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना इस लड़की को अपने घर ले जाए। घर में अंजलि अकेले रहती है, उसे भी किसी के साथ भी जरूरत है। मैं तो पूरा दिन काम पर ही रहता हूं और इस लड़की को भी एक सहारा मिल जाएगा। इसीलिए विनोद कहता है, आप चाहे तो मेरे घर चल सकती हैं। वो लड़की हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन आप तो खुद एक किराए के घर पर रहते हैं, तो फिर मैं आपके घर कैसे? विनोद कहता है, हाँ, किराए का घर तो है, लेकिन काफी बड़ा है। उस घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा खाली ही रहता है। तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती है, कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता, तब तक तुम वहां रह लेना। देखो, इस समय होटल में एक अकेली लड़की का जाना वैसे भी सेफ नहीं है। मेरे घर में मेरी पत्नी रहती है, वह अकेली रहती है, तुम्हें भी उसका साथ मिल जाएगा। वह लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं? ऐसे इस तरह किसी के घर में रहना सही नहीं लगता। विनोद कहता है, अरे कोई बात नहीं, जब आपको जॉब मिल जाए तब आप चाहे किराया दे देना। मैं आप पर एहसान थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो बस मदद कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन आप खुद सोचिए, अब लगभग 10 बज चुके हैं। इस समय आप कहां जाएंगी? हो सकता है जिस तरह से स्टेशन के पास होटल में कोई रूम खाली नहीं मिला, शहर के अंदर भी कोई होटल खाली ना हो, तो आप कहां ठोकर खाएंगी? कुछ सोचने के बाद वह लड़की विनोद के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर विनोद उसे अपने घर ले आता है। उस दिन विनोद को देर होता देख अंजलि भी थोड़ा परेशान हो गई थी। वह बार बार विनोद के नंबर पर फोन लगा रही थी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। तभी घर की बेल बजती है। अंजलि जल्दी से दरवाजा खोलती है और अपने पति को सामने पाकर सुकून भरी सांस लेती है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि उसके पति के साथ एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। दिमाग में बहुत सारे सवाल लिए अंजलि विनोद की ओर देखती रहती है। तब विनोद अंजलि का परिचय उस लड़की से कराता है। वह कहता है, अंजलि, ये मैडम। अचानक अपनी बात को काटते हुए विनोद कहता है, अरे मैडम, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है आपका? वह लड़की कहती है, मेरा नाम शिल्पी है। विनोद कहता है, अच्छा, मेरा नाम विनोद है और ये मेरी पत्नी अंजलि है। चलिए, घर में चलिए। वे दोनों अंदर आने लगते हैं। तभी अंजलि पूछती है, विनोद, ये कौन है? मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। विनोद शिल्पी की सारी दास्तां अंजलि को बता देता है। अंजलि को भी शिल्पी के बारे में सुनकर काफी बुरा लगता है, इसलिए वो भी शिल्पी को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है। अंजलि सबके लिए खाना लगाती है।
वे लोग आपस में कुछ देर बातें करते हैं। फिर अंजलि शिल्पी को उसका कमरा दिखा देती है। उस रात विनोद तो बेखबर सो गया था क्योंकि वो पूरे दिन का थका हुआ था, लेकिन अंजलि के कानों में एक ढोलक की गूंज आती है जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगती है। अंजलि घड़ी में समय देखती है तो रात के 2 बज रहे थे। वह सोचती है कि इतनी रात को कौन है जो ढोल पीट रहा था। अंजलि घर के बाहर आती है तो अब आवाज आना बंद हो जाती है। अंजलि वापस घर में चली जाती है, लेकिन घर में वापस जाते ही दोबारा ढोल की आवाज आने लगती है। अंजलि के कदम रुक जाते हैं। फिर वो तेजी के साथ घर के बाहर जाती है तो एक बार फिर आवाज बंद हो जाती है। अब अंजलि को थोड़ा अजीब लगता है। वह सोचती है, क्या यह आवाज सिर्फ मेरे घर से आ रही है? वह कुछ देर बाहर खड़ी होकर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक ढोलक की आवाज नहीं आती। फिर वह अपने घर के अंदर चली जाती है और एक बार फिर वह आवाज अंजलि के कानों में पहुंचने लगती है। अब अंजलि घबरा जाती है। वह जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि सोचती है कि वह विनोद को उठाए, लेकिन विनोद का थका हुआ चेहरा देखकर अंजलि की हिम्मत नहीं होती। अंजलि घबराहट के साथ इधर उधर देखने लगती है। तब उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहां उसे 4-5 लोगों की परछाइयां नजर आ रही थीं जो आपस में नाच रहे थे। परछाइयां देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वे सारी औरतें हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद छत पर कोई है, क्योंकि छत की लाइट की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। वे परछाइयां देखते ही अंजलि अब नहीं रुकती। वह तुरंत विनोद को उठाती है। विनोद, विनोद, उठो विनोद, जल्दी उठो। विनोद भी अपनी नींद तोड़ता है और कहता है, क्या हुआ अंजलि, कोई बुरा सपना देखा क्या? अंजलि के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अंजलि घबराते हुए कहती है, छत पर कोई है, जल्दी चलो। विनोद कहता है, क्या? छत पर कौन हो सकता है? क्या तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? अंजलि कहती है, मैंने तो अच्छी तरह से बंद किया था और मैं अभी उठी भी थी। दरवाजा अंदर से लॉक था। विनोद कहता है, तो फिर छत पर कौन, कैसे चला गया? अंजलि कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अभी चलो। हमारे घर में कोई है जो शायद ढोलक बजा रहा है। क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? विनोद कहता है, नहीं तो। अंजलि ध्यान देती है कि सच में आवाज बंद हो चुकी है। वह परेशान होते हुए कहती है, अब वो आवाज बंद हो गई है, लेकिन कुछ देर पहले वो आवाज काफी तेजी के साथ आ रही थी और तभी मैंने कुछ परछाइयां देखी थी। विनोद कहता है, ठीक है, घबराओ मत, मैं जाकर देखता हूं। विनोद टेरेस पर जाने लगता है। अंजलि भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन टेरेस पर कहीं कुछ नहीं था। विनोद कहता है, अरे अंजलि, तुम्हारा वहम होगा, तुमने कोई सपना देखा होगा, यहां तो कुछ भी नहीं है। अंजलि खुद भी हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। विनोद अंजलि का हाथ पकड़कर नीचे ले जाता है, लेकिन अंजलि का दिमाग बस ढोल की आवाज और उन परछाइयों में ही रहता है। रात भर इन सब के बारे में सोच सोच कर अंजलि सुबह के समय सो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि सुबह के 9 बज चुके हैं और विनोद उसके कमरे में नहीं है। वह विनोद को आवाज लगाती है, लेकिन विनोद कोई उत्तर नहीं देता। अंजलि खुद से ही कहती है, हे भगवान, आज मुझे उठने में देरी कैसे हो गई? लगता है आज ये बिना नाश्ता किए ही काम पर चले गए। अंजलि परेशान सी बरामदे में जाती है तो देखती है कि शिल्पी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रही है। अंजलि शिल्पी से पूछती है, अरे तुम भी उठ गई? लगता है आज मुझे ही देरी हो गई। शिल्पी अखबार एक कोने में रखकर कहती है, जी दीदी जी, देर तो आपको हो गई, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने विनोद जी को नाश्ता बनाकर दे दिया था, वो समय से फैक्ट्री पहुंच गए होंगे। ये सुनकर अंजलि को सुकून मिलता है कि चलो, विनोद भूखा तो नहीं गया। अंजलि शिल्पी का शुक्रिया अदा करती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन अंजलि जब किचन में काम कर रही थी, तब उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अंजलि। अंजलि ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ आई। उसके लिए यह आवाज बिल्कुल नई थी। वह सोचने लगी, इस अनजान शहर में भला मुझसे मिलने कौन आया है?
वह जैसे ही दरवाजे पर जाती है, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके दरवाजे पर एक नारियल रखा होता है। अंजलि सोचती है कि यह नारियल मेरे दरवाजे पर क्या कर रहा है। वह उस नारियल को उठाकर साइड में रख देती है। अंजलि पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए अंधविश्वास जैसी चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, और इसलिए अंजलि के दिमाग में कुछ भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि यह कुछ गलत भी हो सकता है। वह बाहर जाकर देखने लगती है कि शायद उसे कोई व्यक्ति दिख जाए जो इस नारियल को रखकर गया है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंजलि वापस घर में आने के लिए मुड़ती है तो चौखट में ऊपर की ओर एक नींबू कील से गड़ा हुआ था। अंजलि को यह भी काफी अजीब लगता है। ठीक उसी समय अंजलि के शरीर को एक ठंडी हवा छूते हुए गुजर जाती है, जिससे अंजलि को तेज ठंड भी लगती है। साथ ही उसके सिर में भी तेज दर्द उठने लगता है। दर्द इतना तेज था कि अंजलि अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच पाती है और बाहर बारामदे के सोफे पर ही लेट जाती है। वह अपना सिर दबाने लगती है। तभी शिल्पी अपने कमरे से बाहर आती है और पूछती है, अरे अंजलि दीदी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अंजलि रोते हुए कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शिल्पी भी घबरा जाती है। वह जल्दी से अपने कमरे से एक पेन किलर लाकर अंजलि को खिला देती है, लेकिन उससे भी अंजलि को आराम नहीं होता। अंजलि रोते हुए कहती है, शिल्पी प्लीज विनोद को बुला दो। मुझे नहीं पता मुझे दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शिल्पी कहती है, आप कहें तो मैं आपको अस्पताल लेकर चलूं। अंजलि कहती है, नहीं, तुम विनोद को बुला दो। अंजलि की जिद पर शिल्पी अजीब सा मुंह बनाती है और विनोद को फोन करके घर बुला लेती है। विनोद अंजलि की हालत देखकर घबरा जाता है। वह अंजलि को तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहां अंजलि को नींद के इंजेक्शन देकर उसे सुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी वह आधी कच्ची पक्की नींद में थी। उसे बेहोशी का नशा ठीक से नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि दर्द काफी तेज था। कभी कभी तो वह दर्द इतना तेज होता था कि अंजलि चिल्ला उठती थी। इन सब के बीच कॉरिडोर में एक महिला जो अपने किसी जानकार को देखने आई थी, उसकी नजर भी अंजलि पर पड़ती है। वह एक ज्योतिषी थी। जब वह महिला अंजलि के पास से होकर गुजरी थी, तब उस महिला को एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ था और इसी के साथ उसका ध्यान अंजलि पर भी गया। अंजलि जिस वार्ड में एडमिट थी, वहां पर 3-4 अन्य लोग भी एडमिट थे। डॉक्टर और नर्स अंजलि को शांत करने की काफी कोशिश कर रही थी, क्योंकि आसपास के मरीजों को भी दिक्कत हो रही थी। वह सीधा अंजलि के पास गई और एक नर्स को साइड किया। उस महिला ने अंजलि के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगी। उसके बाद उसने अंजलि के माथे पर एक तेज फूंक मारी और उसने ये क्रिया कम से कम 3 बार की। फिर कुछ ही देर में अंजलि शांत हो गई और नींद में चली गई। यह देखकर वहां की नर्स और डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाने लगे, क्योंकि साइंस की दुनिया में इस तरह की कोई भी हरकत होना साइंस को मात देने बराबर है। तभी एक नर्स बोली, चलिए अब आप सब यहां से हटिए, मरीज को आराम करने दीजिए। सभी लोग बाहर कॉरिडोर में आ गए। विनोद के साथ शिल्पी भी थी। वह महिला शिल्पी को बार बार घूर रही थी। विनोद भी इस बात को नोटिस कर रहा था कि आखिर यह औरत शिल्पी को इतना देख क्यों रही है। लेकिन बाहर जाकर विनोद ने उस महिला का धन्यवाद किया और उसके बारे में पूछा। तब उस महिला ने बताया कि मेरा नाम राधिका है और मैं पेशे से ज्योतिषी हूँ। साथ ही मैं कुछ मांत्रिक क्रियाएं भी जानती हूँ। अक्सर कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें हमें प्राकृतिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि तामसिक तौर पर नुकसान पहुंचाती है, जिनका हल साइंस के अंदर भी नहीं होता। इसीलिए कभी कभी कुछ बीमार लोग मेरे पास अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आ जाते हैं। वह महिला विनोद से कहती है, बेटा तुम्हारे माथे पर यह लकीरें कैसी हैं? लगता है यहाँ नए आए हो। इतना कहकर राधिका विनोद के माथे को छूने लगती है। जिस समय राधिका विनोद के माथे को छू रही थी, शिल्पी अजीब तरह से राधिका को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि शिल्पी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। राधिका कुछ सेकंड के लिए विनोद के माथे पर हाथ रखती है, लेकिन अचानक ही विनोद उस महिला का हाथ अपने माथे से हटा देता है और कहता है,
आप ये क्या कर रही हैं? राधिका कहती है, कुछ नहीं, अब मैं चलती हूं। इतना कहकर राधिका नजरें चुराते हुए वहां से चली जाती है। 1-2 दिन में अंजलि को काफी आराम हो जाता है और वह वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन जब अंजलि वापस आती है तब वह विनोद के व्यवहार में थोड़ा बदलाव देखती है। अंजलि और विनोद एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अंजलि को कभी हल्का बुखार भी आ जाता तो विनोद अपने काम से घर बैठ जाता था, और अब जब से अंजलि और विनोद अस्पताल से वापस आए थे तब से विनोद अंजलि से कुछ दूर दूर रहने लगा था। अंजलि को भी यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। एक रात अंजलि अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। आधी रात में अचानक उसकी आंख खुली तो उसने विनोद को अपने पास न पाकर विनोद को आवाज लगाई। विनोद को आवाज लगाते ही अंजलि के कानों में एक बार फिर ढोलकों की आवाज बजने लगी। उन ढोलकों की आवाज से अंजलि सहम गई। वह जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और बाहर जाने लगी, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके दरवाजे पर किसी की परछाई है। अंजलि ने एक बार फिर विनोद को आवाज लगाई, विनोद, क्या तुम हो? लेकिन विनोद ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक वह परछाई अंजलि की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि उस परछाई से घबराकर एक एक कदम पीछे हटने लगी और बिस्तर पर जाकर गिर गई। जैसे ही वह बिस्तर पर गिरी उसे अपना शरीर तपता हुआ मालूम हुआ। अंजलि ने पीछे पलटकर देखा तो उसके बिस्तर पर गद्दों की जगह कोयले के अंगारे थे। अंजलि बदहवास सी कमरे से बाहर जाने के लिए तड़पती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर अंजलि के कानों में एक आवाज आने लगी, विनोद, विनोद। यह आवाज लगातार आई जा रही थी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अंजलि की ही थी। अंजलि पागलों की तरह इधर उधर देखते रही कि आवाज कहां से आ रही है। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एक हंसी की तेज आवाज पूरी फिजा में गूंजने लगी। अंजलि ने घबराकर अपने कान भी बंद कर लिए। इसके साथ ही ढोलक की आवाज तेज होने लगी। उस ढोल की आवाज को सुनते ही अंजलि का दिमाग सुन्न होने लगा और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब अंजलि को होश आया तो उसने अपने आप को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसने कमरे में इधर देखा, उसे अभी भी विनोद नजर नहीं आया। वह विनोद के लिए परेशान होने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर गई। उसने पाया कि विनोद और शिल्पी एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे हैं। अंजलि यह देखकर एकदम हैरान रह गई। वह सोच में पड़ गई, आखिर विनोद रात भर कहाँ था और अब इस शिल्पी के साथ क्या कर रहा है। अंजलि को अपने सामने देख शिल्पी कहती है, आओ अंजलि आओ, तुम भी नाश्ता करो, बड़ी देर से उठी। तभी विनोद कहता है, अच्छा शिल्पी, अब मैं फैक्ट्री के लिए निकलता हूं, मुझे देर हो रही है। अंजलि विनोद का मुंह देखती रह जाती है। यह उसके साथ क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह इतना तो समझ रही थी कि शिल्पी और विनोद के बीच जरूर कुछ चल रहा है। कुछ दिनों तक अंजलि विनोद के व्यवहार को यूं ही देखती रही। फिर एक दिन उसने विनोद से पूछ लिया, विनोद, आपकी परेशानी क्या है? मैं देख रही हूं कि आप कुछ दिनों से मुझे कटे कट्टे से रहने लगे हो। विनोद कहता है, अंजलि प्लीज मुझसे फालतू की बातें मत करो, मेरे सिर में दर्द रहता है। इन दिनों मुझ पर काम का काफी प्रेशर है। विनोद अंजलि से ज्यादा बात नहीं करता और अंजलि को छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। अंजलि की आंखों से आंसू बहते रह जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। लेकिन उसके मन में एक शक पैदा हो गया था, विनोद और शिल्पी के रिश्ते को लेकर। उसने तय किया कि वह शिल्पी पर नजर बनाए रखेगी और फिर उस रात अंजलि सोई ही नहीं। विनोद अंजलि के पास आकर लेटा, लेकिन रात के 3 बजे करीब विनोद अपने बिस्तर से उठा और सीधे घर के बाहर चला गया, जबकि अंजलि को यह उम्मीद थी कि शायद वह शिल्पी के कमरे में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंजलि विनोद का पीछा करने लगी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक लिया और धीरे धीरे विनोद के पीछे जाने लगी। विनोद सम्मोहित अवस्था में घर के पीछे वाले जंगल की ओर चला गया। जंगलों को पार करने के बाद एक समतल मैदान था जो शायद पहले कभी खेत रहा होगा और अब बंजर जमीन बन चुका है। अंजलि को लगा कि शायद इस समतल जगह पर उसका जाना ठीक नहीं है, इसलिए वह जंगल में ही एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर विनोद को देखने लगी। विनोद एक स्थान पर गया
उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर किए और गोल गोल चक्कर काटने लगा। धीरे धीरे वहां भी ढोलकों की आवाज आने लगी। तभी अंजलि को काफी दूर से एक रोशनी नजर आई। रोशनी के साथ ढोल की आवाज भी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वह रोशनी विनोद के करीब आ रही है, और जैसे जैसे उस रोशनी की तस्वीर साफ होती गई, अंजलि ने देखा कि यह तो किसी की दो आंखें हैं। वह रोशनी और करीब आई तो अंजलि को पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि शिल्पी है। शिल्पी की आंखें आग की तरह चमक रही थी, जो देखने में बेहद डरावनी थी। शिल्पी ने अपने शरीर पर एक लाल साड़ी लपेट रखी थी। उसके एक हाथ में सांप लिपटा हुआ था, बाल पैरों तक लंबे थे, होंठ बिल्कुल सुर्ख लाल जैसे किसी का खून पिया हो। बदन देखने में बहुत ही कटीला और खूबसूरत था। वह कोई आम इंसान नहीं थी। शिल्पी का यह रूप देखकर अंजलि घबरा गई। वह चिल्लाने वाली थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शिल्पी विनोद को देखकर मुस्कुराने लगी। शिल्पी की चमकती दो आंखें आसपास काफी ज्यादा रोशनी फैला रही थी। विनोद ने शिल्पी की कमर पकड़कर अपनी ओर धकेला। शिल्पी ने भी विनोद को गले लगा लिया। धीरे धीरे विनोद पर शिल्पी की पकड़ काफी मजबूत हो गई। फिर अचानक वे दोनों एक साथ जमीन में धंस गए। अब अंजलि खुद को नहीं रोक पाई और चिल्ला उठी, विनोद। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, काले बादल घिरने लगे, अंधेरा और गहराता गया। अंजलि ने अब और देर करना सही नहीं समझा। वह जल्दी से भागते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां पर उसने विनोद को देखा था, लेकिन वह हैरान हो गई। जमीन बिल्कुल नॉर्मल थी, कहीं कोई गड्ढा नहीं था। अंजलि विनोद को आवाज लगा रही थी, लेकिन विनोद का कुछ पता नहीं था। दूर दूर तक ना तो शिल्पी दिखाई दे रही थी और ना विनोद। उसी समय बारिश भी बरसने लगती है। अंजलि पागलों की तरह जमीन खोदने लगती है, लेकिन वह जमीन काफी ठोस थी। अंजलि चिल्लाती है, कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे पति को बचाओ। लेकिन वहां अंजलि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब अंजलि देखती है कि उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, तो वह पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है। वह वापस उस जंगल को पार करके मुख्य सड़क तक आ जाती है। अब आधी रात का समय था, ऐसे में कोई टैक्सी या ऑटो भी नहीं दिख रहा था। अंजलि बदहवास सी जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन की तरफ भाग रही थी। वह एक सड़क पार कर ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर एक ऑटो से हो जाती है और वह गिर जाती है। ऑटो में एक महिला बैठी हुई थी। यह वही महिला थी जिसने अस्पताल में अंजलि की मदद की थी। वही राधिका। अपने ऑटो के आगे एक औरत को आता देख ऑटो ड्राइवर भी तुरंत ऑटो से नीचे उतरता है और राधिका भी नीचे उतरती है। राधिका जैसे ही अंजलि को देखती है, वह उसे पहचान जाती है। वह ऑटो वाले से अंजलि को अपने साथ बैठाने के लिए कहती है। राधिका अंजलि को सीधे अपने घर ले जाती है। जब राधिका अंजलि के साथ थी, तब अंजलि को राधिका के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। घर ले जाकर राधिका अंजलि को होश में लाती है, उसे पानी वगैरह पिलाती है। जैसे ही अंजलि होश में आती है, एक बार वह फिर विनोद विनोद करके चिल्लाती है। तब राधिका अंजलि को समझाती है। राधिका अंजलि के दोनों कंधों को झंझोड़ती है और कहती है, बेटा होश में आओ, तुम किसे बुला रही हो? तुम इस समय मेरे घर में हो और बिल्कुल सेफ हो। मुझे बताओ क्या हुआ है? अंजलि कहती है, प्लीज मेरे पति को बचा लो। वो शिल्पी नहीं, वो चुड़ैल मेरे पति को मार देगी। राधिका अंजलि के इन चंद शब्दों से समझ जाती है कि आखिर अंजलि और विनोद के साथ क्या हुआ है। वह अंजलि से आगे कुछ और नहीं पूछती, बल्कि अंजलि के माथे पर अपना हाथ रखती है और अपनी आंखें बंद करती है। फिर उसके सामने सिलसिलेवार तरीके से अंजलि के साथ हुए हादसे नजर आ जाते हैं, लेकिन उसे शिल्पी नजर नहीं आती। राधिका अपनी शक्तियों के जरिए शिल्पी तक पहुंचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। राधिका गुस्से में अपनी आंखें खोलती है। फिर वह अंजलि से ही पूछती है कि आखिर वो शिल्पी ना होकर एक चुड़ैल कैसे है। अंजलि विनोद के साथ हुए उस हादसे के बारे में राधिका को सब बता देती है। राधिका कहती है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि वह शायद कोई पिशाचिनी है, लेकिन ये शिल्पी तुम्हें मिली कहाँ? मेरा मतलब, तुम इसे कैसे जानती हो? मैंने उस दिन अस्पताल में भी देखा था।
तो अंजलि बता देती है कि अंजलि और शिल्पी की मुलाकात आखिर कैसे हुई, कैसे विनोद शिल्पी को अपने घर लेकर आया। जब राधिका को यह पता चलता है कि शिल्पी विनोद के घर में ही रहती है, तब वह और भी ज्यादा हैरानी करती है। राधिका कहती है, बेटा, क्या तुम मुझे अपने घर लेकर चल सकती हो? मुझे शिल्पी के कमरे को देखना है। अंजलि कहती है, हाँ, आप अभी चलिए। लेकिन जैसे ही वे लोग घर के बाहर कदम रखते हैं तो पाते हैं कि बारिश अभी भी काफी तेजी से हो रही है। अंजलि कहती है, हम ऐसे में हमारे घर कैसे जाएंगे? राधिका कहती है, मेरी कार भी खराब हो रखी है। एक काम करती हूं, मैं ऑटो वाले को फोन करती हूं, अब हमें वही तुम्हारे घर छोड़ सकता है। राधिका ऑटो वाले को फोन करती है। अधिक पैसे देने पर ऑटो वाला भी तुरंत राधिका के घर आ जाता है। वे लोग वहां से अंजलि के घर पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते पर ऑटो वाले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं पानी अधिक भरा हुआ था तो कहीं पेड़ गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई तो है जो नहीं चाहता कि अंजलि और राधिका अंजलि के घर जाएं। लेकिन सारी परेशानियों को चीरते हुए अंजलि और राधिका घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों घर में घुसते हैं, उन्हें घर में तेज दुर्गंध आती है। दोनों ही अपने नाक पर कपड़ा रख लेते हैं। राधिका कहती है, यह जो कुछ भी है बहुत ही खतरनाक है, तुम भी खतरे में ही हो। बताओ बेटा, शिल्पी का कमरा कौन सा है? अंजलि राधिका को शिल्पी के कमरे में ले जाती है, लेकिन कमरा लॉक था। अंजलि और राधिका मिलकर शिल्पी के कमरे को खोल लेते हैं और सामने का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके कमरे में जगह जगह खून पड़ा हुआ था। न केवल खून पड़ा था, बल्कि खून के हिस्सों पर कुछ कीड़े भी बिलबिला रहे थे। वह मंजर देखकर अंजलि चिल्ला उठती है। राधिका भी हैरान रह जाती है, लेकिन वह अंजलि को संभालती है और कहती है, चलो बेटा, अभी बाहर चलो। वे दोनों बाहर सोफे पर बैठ जाती है। अंजलि लगातार रोए जा रही थी। राधिका अंजलि को समझाती है कि इस समय रोने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना होगा। कुछ देर राधिका और अंजलि यूं ही शांत बैठे रहते हैं। राधिका लगातार कुछ सोचे जा रही थी, फिर वह बोलती है, अंजलि, जब शिल्पी यहां आई थी तो उसके साथ कुछ सामान भी होगा? अंजलि कहती है, हां, एक सूटकेस था। राधिका कहती है, मुझे वह सूटकेस देखना है, तुम हिम्मत करके मेरे साथ चलो। वे दोनों शिल्पी के कमरे से वह सूटकेस निकालकर देखने लगती हैं। तब राधिका के हाथ वही पत्थर लगता है जिसे विनोद ने देखा था। राधिका उस पत्थर को देखते ही हैरान हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना आ जाता है। वह तुरंत उस पत्थर को अपने हाथ से फेंक देती है। अंजलि कहती है, क्या हुआ मैम? राधिका कहती है, विनोद की जान खतरे में है। शिल्पी सच में एक पिशाचिनी है जो आदमियों का खून पीती है और खुद को जवान रखती है, और यह कोई साधारण पिशाचिनी नहीं है। ये पत्थर देख रही हो, ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये निशानी है ऐसी पिशाचिनियों की जो समूह में रहती हैं। यह ऐसी पिशाचिनी है जो समूह में रहकर आदमियों को अपना शिकार बनाती है। अंजलि कहती है, क्या मतलब? राधिका कहती है, मतलब कि यह कोई ऐसी पिशाचिनी नहीं है जिसे सिद्ध किया गया हो, बल्कि यह ऐसी पिशाचिनी है जो कम से कम 8 से 10 पिशाचिनियों के ग्रुप का हिस्सा होती है। उनकी पूरी एक टोली होती है। इनमें से एक पिशाचिनी एक आदमी को अपना शिकार बनाती है और बाकी सभी 8 से 10 पिशाचिनियां उस आदमी के साथ काम क्रिया कर उसके अंदर की सारी शक्ति ले लेती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। उसकी मौत भी बहुत बुरी होती है। मौत के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। हो ना हो विनोद ने इस पत्थर को छुआ होगा। वैसे तो शिल्पी की नज़र ही काफ़ी थी। जब शिल्पी ने विनोद को देखा होगा तो उसने अपनी चाल चली होगी। यही वजह है कि विनोद शिल्पी के मोह में पड़ गया। और इतना ही नहीं, तुम उसकी पत्नी हो, इसलिए शिल्पी तुम्हें भी खत्म करना चाहती है ताकि तुम उसके और विनोद के बीच ना आ सको। ये सब सुनने के बाद अंजलि और भी ज्यादा रोने लगती है। वह हाथ जोड़कर राधिका से कहती है, प्लीज आप मेरी कुछ मदद कीजिए। चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, उस शिल्पी को पकड़वाते हैं। राधिका कहती है, पुलिस इसमें क्या करेगी? पुलिस को तो शायद शिल्पी का कोई नामो निशान भी न मिले।
तुम्हारे पास कोई सबूत है कि शिल्पी जैसा कोई शख्स इस दुनिया में है भी? तुम पुलिस को सबूत के नाम पर क्या उसके यह कपड़े दिखाओगी? इन कपड़ों पर कहां लिखा है कि ये शिल्पी के हैं? तुम शिल्पी का घर नहीं जानती, उसका गांव नहीं जानती, तो आखिर पुलिस तुम्हारी क्या मदद करेगी? अंजलि कहती है, तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? राधिका कहती है, पहले तो हमें विनोद को ढूंढना होगा, पता नहीं वह शिल्पी उसे लेकर कहां गई है। अंजलि कहती है, मैंने आपको बताया था ना कि वह एक जमीन में घुस गई थी। आप वहां चलिए, मुझे यकीन है वहां से हमें शिल्पी का कोई ना कोई पता जरूर मिलेगा। राधिका कहती है, हां तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस समय जाना सही नहीं है। कुछ देर और इंतजार करते हैं, दिन भी निकल जाएगा और शायद बारिश भी थम जाए। और फिर होता भी वही है, दिन निकलने लगता है और धीरे धीरे बारिश भी थमने लगती है। राधिका अपने साथ एक हैंडबैग लेती है, उसके अंदर उसी का कुछ जरूरत का सामान रखा था। वे लोग बिना देरी किए तुरंत उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां विनोद अचानक से जमीन में धंस गया था। जब राधिका वहां पहुंचती है तब आसपास उसे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगता है। वह तुरंत अपने बैग से एक रुद्राक्ष की माला अंजलि के गले में डालती है और कहती है, लो बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा। यह जगह खतरे से खाली नहीं है, यहां मैं बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को महसूस कर सकती हूं। इसके बाद राधिका अपने बैग से कुछ कौड़ियां निकालती है। वह उन कौड़ियों पर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर उन्हें जमीन पर बिखर देती है। राधिका अंजलि से दाएं तरफ इशारा करके कहती है, हमें उसे ओर चलना चाहिए। राधिका और अंजलि अपने स्थान से दाएं ओर चलती जाती है। काफी आगे जाने पर उन्हें दूर से एक खंडहर दिखाई देता है। अंजलि पूछती है, यह तो शायद कोई खंडहर है। राधिका कहती है, हाँ, हमें विनोद की स्थिति यही दिखाई दे रही है। हो ना हो शिल्पी विनोद को यहां लेकर आई थी। ये जानने के बाद अंजलि तेज तेज कदमों से खंडहर की ओर जाती है। अंजलि कहती है, मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि इस सुनसान बंजर जगह पर खंडहर क्या कर रहा है। राधिका कहती है, हो सकता है यह पहले कभी कोई गांव या कोई हरा भरा मैदान रहा हो, लेकिन अब सब कुछ उजड़ गया। वक्त के साथ सब चीज बदल जाती है। यह खंडहर भी कई सौ साल पुराना लगता है। ऐसे खंडहर अब कहां देखने को मिलते हैं। राधिका और अंजलि खंडहर के पास पहुंच जाती है। राधिका अंजलि से कहती है, बेटा तुम अंदर मत आना, मैं अभी आती हूं। राधिका उस खंडहर में अकेले ही जाने लगती है। उसके हाथ में रुद्राक्ष की एक माला थी। वह रुद्राक्ष की माला के एक एक दाने पर कुछ मंत्र का जप कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ उसे धूल, मिट्टी, टूटे हुए पत्थर ही नजर आ रहे थे। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे यह पता चल पाता कि विनोद यहां आया था। फिर राधिका अपना दूसरा उपाय अपनाती है। वह अपने बैग से एक धूप बत्ती निकालती है और खंडहर के एक ठीक ठाक कमरे में उस धूप बत्ती को जला देती है। धीरे धीरे धूप बत्ती में से धुआं निकलने लगता है। वह धुआं अपनी एक दिशा बना लेता है और कमरे के बाहर जाने लगता है। राधिका उस धुएं का पीछा करती है। दूसरी ओर अंजलि, जो कि बाहर राधिका का इंतजार कर रही थी, उसे अचानक विनोद की आवाज आती है जो अंजलि को ही बुला रहा था। विनोद की आवाज सुनकर अंजलि भावुक हो जाती है। अंजलि भी विनोद को आवाज लगाती है और खंडहर के अंदर जाने लगती है, लेकिन विनोद की आवाज दोबारा नहीं आती। जबकि बेचारी अंजलि बार बार विनोद को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगती है। फिर अचानक उसे एक टूटे हुए कमरे से आवाज आती है, हाँ अंजलि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं, प्लीज मुझे यहां से लेकर जाओ। अंजलि जैसे ही वह आवाज सुनती है वह उस टूटे हुए कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर वह जो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस कमरे की छत पर चारों कोनों में 4 पिशाचनियां चिपकी हुई नजर आती हैं। उनके लंबे लंबे बाल जमीन को छू रहे थे, हाथों के नाखून काफी पैने थे। वे चारों पिशाचनियां अंजलि को देखकर हंसने लगती हैं। उनमें से एक पिशाचिनी तुरंत अंजलि के ऊपर कूद जाती है, लेकिन अंजलि जल्दी से साइड होकर खुद को बचा लेती है। इस तरह अंजलि को अपने चंगुल से बचता देख वह पिशाचिनी गुस्से से अपना मुंह खोलती है और बहुत सारा खून बाहर निकाल देती है।
अंजलि ये देखकर बुरी तरह घबराती है और राधिका को आवाज लगाने लगती है। अंजलि कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी बाकी की 3 पिशाचनियां अंजलि को घेर लेती हैं। अंजलि अब चारों तरफ से पिशाचनियों से घिरी हुई थी और वे चारों एक साथ शैतानी हंसी के साथ अंजलि को देख रही थी। फिर वे चारों पिशाचनियां एक साथ अपने मुंह से खून की एक मोटी फुहार अंजलि के शरीर पर मारने लगती हैं। तभी अंजलि के कानों में एक आवाज आती है, तू विनोद को हमसे दूर नहीं कर सकती। अंजलि नहीं जानती थी कि यह आवाज किसकी है, वह बस राधिका को आवाज लग रही थी। वहीं दूसरी ओर राधिका धूप बत्ती के धुएं का पीछा करते करते एक तहखाने के पास पहुंच चुकी थी और तभी उसके कानों में अंजलि के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कहीं अंजलि अंदर तो नहीं आ गई, मैंने उसे मना किया था। अब राधिका भी अंजलि को आवाज लगाते हुए खंडहर में अंजलि को ढूंढने लगती है। वहां अंजलि उन पिशाचों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके खून की फुहार इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि कोई अंजलि को पत्थर मार रहा है। अंजलि जैसे तैसे करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उन चारों पिशाचनियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया और अंजलि को उसमें कैद कर लिया। जिस समय वो पिशाचनी अपने मुंह से खून निकाल रही थी तो एक अजीब झनझनाहट की आवाज चारों तरफ फैल रही थी, जो राधिका को भी सुनाई दे रही थी। राधिका अंजलि को ढूंढते ढूंढते अंजलि के पास पहुंच गई। उसने जब अंजलि के साथ वह घटना होते हुए देखी तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा था। एक पल के लिए तो राधिका को भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसका दिमाग भी सुन्न हो गया, लेकिन वह ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। उसने जल्दी से अपना दिमाग चलाया और शिव मंत्र का जाप करने लगी। शिव मंत्रों के द्वारा धीरे धीरे पिशाचनियां एक दूसरे का हाथ छोड़ देती है। जैसे ही राधिका देखती है कि पिशाचनियों की पकड़ ढीली हो रही है, वह तुरंत अंजलि को आवाज लगती है, अंजलि वहां से हटो, बाहर निकलो। अंजलि आवाज सुनकर जल्दी से बाहर भागती है। राधिका अंजलि का हाथ पकड़कर जल्दी से उस खंडहर से बाहर लेकर आती है। अंजलि पूरी तरह खून में भीगी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह सूरज की रोशनी में आती है, वैसे ही उसके शरीर पर पड़ा खून धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और अंजलि बिल्कुल सामान्य हो जाती है। वह घबराते हुए राधिका से कहती है, वो पिशाचनियां थी ना? राधिका कहती है, हाँ, लेकिन तुम अंदर क्यों आई? मैंने तुमसे मना किया था ना कि अंदर मत आना। अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष की माला नहीं होती तो पिशाचिनी तुम्हें कब का मार देती। अंजलि कहती है, लेकिन मुझे विनोद की आवाज आई थी, इसलिए मैं अंदर चली गई। राधिका कहती है, विनोद पक्का इस खंडहर के अंदर ही है, लेकिन वह आवाज विनोद की नहीं थी। वह एक छलावा था जो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा था ताकि तुम्हें मार सके। शिल्पी अच्छी तरह जान चुकी है कि तुम उसके राज को जान चुकी हो, इसलिए वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वह पिशाचिनी दिन के समय बाहर नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई तो उनकी शक्तियां काम नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें अंदर बुला लिया। यह खंडहर ही अब उनका घर है। वह इस खंडहर के अंदर कुछ भी कर सकती हैं। अंजलि पूछती है, तो अब हम क्या करेंगे? हम विनोद तक कैसे पहुंचेंगे? और रात में तो उनकी ताकत और बढ़ जाती होगी, है ना? राधिका कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम रात में रिस्क नहीं ले सकते। हमें जो कुछ करना होगा अभी करना होगा। मैं दोबारा कहती हूँ, अगर तुम्हें कोई भी आवाज आए तो तुम अंदर मत आना। शायद विनोद तड़पे, रोए, चिल्लाए, लेकिन तुम्हें अपने दिल को मजबूत बनाकर रखना है। अंजलि हाँ में सिर हिला देती है और राधिका दोबारा उसी खंडहर के अंदर चली जाती है। इस बार राधिका ज्यादा सतर्क थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह देख लिया था कि खंडहर के अंदर 4 पिशाचिनी अभी भी हैं। वह पूरी सावधानी के साथ मंत्रों का जाप करते हुए तहखाने की ओर जाने लगती है। तहखाने का दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था। वैसे तो वो खंडहर काफी पुराना लग रहा था, लेकिन दरवाजे को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यह काफी पुराना है। शायद इसकी एक वजह यह थी कि यह एक तहखाने का दरवाजा था जो कि धूप, बारिश, हवा सब चीजों से बचा हुआ था और इसीलिए आज तक टिका हुआ था।
राधिका उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खोल नहीं पाती। उसे समझ में नहीं आता कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा। ना उसमें कोई कुंडी थी, ना कोई ताला। राधिका दरवाजे को धकेल रही थी। काफी देर तक राधिका सोचती रही कि आखिर ये दरवाजा कैसे खुलेगा, लेकिन आखिर में वह हार गई। निराश होकर राधिका वहां से जाने लगी और तभी उसकी नजर दीवार पर एक अजीब तरह के चिन्ह पर पड़ी। वह किसी चिड़िया के जैसा चिन्ह था। राधिका उस निशान को हाथ से छूकर देखने लगी। जैसे ही राधिका ने उस चिन्ह को छुआ, वैसे ही तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह देखकर राधिका भी चौंक गई, लेकिन वह खुश भी हुई कि चलो आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। राधिका जैसे ही अंदर गई, उसे केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। उसे वहां पर कई सारे आदमियों के शव पड़े दिखाई दिए। कुछ पूरे शव और कुछ शव के शरीर के हिस्से कहीं कहीं से कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके शरीर को नोच के खाया गया है। वहां न केवल आदमियों की लाशें थीं, बल्कि हड्डियां भी पड़ी थीं। यह देखकर राधिका घबरा गई। एक पल के लिए उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, लेकिन जब वो इतनी मेहनत करके यहां आई थी तो खाली हाथ वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने वहां मौजूद लोगों में विनोद को ढूंढना शुरू किया। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आने लगी। उसने उस आवाज को ध्यान से सुना कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। वो धीरे धीरे तहखाने के और अंदर बढ़ती गई। आखिर में उसे विनोद दिखाई दिया, जो कि तहखाने की छत से एक रस्सी से उल्टा बंधा हुआ था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। राधिका यह सब देख रही थी कि तभी उसे पिशाचनियों की हंसी की आवाज आने लगी और फिर एक एक करके राधिका के पीछे से पिशाचनियां उसके करीब आने लगी। सभी पिशाचनी एक से एक बढ़कर सुंदर थी। देखने में कोई कह नहीं सकता था कि ये भी किसी का खून पी सकती है। उन्हीं पिशाचनियों में राधिका को शिल्पी भी नजर आ गई, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन सभी लड़कियों में एक अलग ही तेज था, जो राधिका को भी उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पिशाचनियां सम्मोहित कर रही हैं। राधिका ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला, लेकिन तब तक सभी पिशाचनियों ने राधिका को चारों ओर से घेर लिया। धीरे धीरे तहखाने की दीवारें छटकने लगती हैं और उनसे खून निकलने लगता है। ये देखकर राधिका तुरंत अपने बैग से अभिमंत्रित चावल के कुछ दाने निकालती है और पिशाचनियों पर फेंकती है। जैसे ही वो दाने पिशाचनियों के शरीर पर पड़ते हैं तो वे सभी अपने असली रूप में आ जाती हैं। अपने असली रूप में आते ही एक पिशाचनी राधिका के हाथ से उसका बैग छीन के दूर फेंक देती है, जिससे बैग का कुछ सामान जमीन पर बिखर जाता है, जैसे कौड़ियां, एक कांच की बोतल, एक सिंदूर की डिब्बी और एक तेज धार चाकू, जिसके हत्थे पर माता की अभिमंत्रित चुनरी बंधी हुई थी। एक पिशाचनी राधिका के बैग पर वार करती है तो दूसरी पिशाचनी राधिका पर ही वार कर देती है। वह राधिका को एक तेज धक्का देती है, जिससे राधिका तहखाने के दीवार से जा टकराती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से राधिका की जोरदार चीख निकलती है, जो अंजलि के कानों तक पहुंचती है। राधिका अपना सिर पकड़कर उठने की कोशिश करती है। तभी एक अन्य पिशाचनी राधिका के बाल पकड़कर उसे घसीटती हुई दूसरी दीवार पर जा फेंकती है। दूसरा वार भी काफी तेज था। राधिका और तेज चिल्लाती है, बचाओ। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह समझ जाती है कि राधिका भी खतरे में है। अंजलि राधिका की मदद करने के लिए अंदर जाना चाहती है, लेकिन राधिका ने उसे अंदर आने के लिए मना किया था, इसीलिए वह कश्मकश में थी। लेकिन कई बार राधिका के चीखने पर अंजलि अंदर जाती है। वो राधिका को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। अंजलि की आवाज राधिका और पिशाचनी सुन लेती हैं। अंजलि की आवाज सुनकर सभी पिशाचनियां हंसने लगती हैं। शिल्पी कहती है, लो आ गई वो, अपनी मौत को दावत देने। एक पिशाचिनी कहती है, मैं जरा उससे निपट कर आती हूं। तभी शिल्पी कहती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो यहां खुद आएगी। आखिर वो भी तो अपने पति की मौत का तमाशा देखें और साथ ही इस राधिका का भी। यह सुनते ही सारी पिशाचनियां एक साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं और बेचारी राधिका बेबस होकर उन सबको देखती रहती है। अंजलि खंडहर में हर जगह राधिका को ढूंढ रही थी,
इसी बीच उसे ध्यान आता है कि राधिका ने किसी तहखाने का जिक्र किया था, इसलिए अब अंजलि उस तहखाने को ढूंढने लगती है और अंत में उसे वह तहखाना मिल भी जाता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अंजलि हिम्मत करते हुए उस तहखाने के अंदर जाती है। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन अंजलि घबराती नहीं है। वह अंधेरे को पार करते हुए आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां पर राधिका और उसका पति विनोद थे। लेकिन वहां का मंजर देखकर अंजलि की आंखें भी फटी रह जाती हैं। वह एक साथ पूरी 7 पिशाचनियां देखती हैं, जो देखने में काफी भयानक लग रही थी। सभी की आंखें बिल्कुल सफेद थीं, उनमें से रोशनी चमक रही थी। आसपास जमीन पर बहुत ढेर सारी लाशों को देखकर अंजलि के पैर कंपकपाने लगे। वह वहां से वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी शिल्पी आई और बोली, आओ अंजलि जी, आप ही का इंतजार हो रहा था, तो आखिर अपने पति का पीछा करते करते यहां तक आ ही गई। मुझे लगा था कि मैं बड़ी सफाई से अपना काम कर लूंगी। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। तुम पहली औरत हो जो मेरे ठिकाने तक पहुंच गई। अंजलि गुस्से में कहती है, अच्छा तो तू है वो पिशाचिनी जो मेरे पति को मारना चाहती है। अरे चुड़ैल, मेरे पति ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू उनके पीछे पड़ गई। शिल्पी कहती है, मैं क्या, ये सारी पिशाचनियां तेरे पति के पीछे पड़ गई है। तेरा पति है ही इतना अच्छा। इस जैसे आदमी के लिए तो हम जैसी पिशाचियां तड़पती रहती हैं। बहुत समय बाद ऐसे व्यक्ति से मिला है। इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, इसे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। अंजलि शिल्पी की बातें सुनकर मन ही मन बहुत गुस्सा करती है। उसका खून खौलने लगता है। वह चिल्लाती है, बस कर पिशाचिनी, मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तूने मेरे पति के साथ अच्छा नहीं किया। शिल्पी कहती है, मैंने क्या बुरा किया? तेरा पति ही मेरे रूप के जाल में फंस गया, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने विनोद से नहीं कहा था कि उस रात मेरी मदद करे, तो भला वो मेरी मदद करने क्यों रुका? क्यों मुझे अपने घर लेकर गया? मैं तो हमेशा से ही आदमियों की प्यासी रही हूं, और ऐसे में अगर कोई आदमी खुद मेरे पास आएगा तो मैं उसे कैसे छोड़ दूंगी? मैंने भी विनोद के साथ बस वही किया। हाँ, मैं कह सकती हूं कि विनोद का इरादा मुझे लेकर कभी गलत नहीं था। वह तो मुझे एक अबला समझकर मेरी मदद कर रहा था, लेकिन मैं क्या करती? मेरी नीयत तेरे आदमी पर फिसल गई और बस मैंने उसी रात तय कर लिया कि मुझे किसी भी तरह विनोद को पाना है, और उसी रात से मैंने विनोद को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। वो देख, वो है तेरा पति। अंजलि जैसे ही विनोद की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। विनोद की हालत काफी खराब थी। वह काफी कमजोर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी टॉर्चर किया जा रहा है। वह भागते हुए अपने पति विनोद से चिपक जाती है और रोने लगती है। तभी शिल्पी अंजलि के बाल पकड़कर खींचकर उसे धक्का देती है और कहती है, दूर हट, अब वो मेरा शिकार है और हम अपना शिकार अपनी सहेलियों के साथ ही मिल बांटकर खाते हैं। अंजलि बार बार अपने पति को देख रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था उसके शरीर को भी जगह जगह से नोचा गया है, लेकिन अब भी विनोद में थोड़ी जान बाकी थी। अंजलि शिल्पी के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन्होंने तुम्हारी मदद की। प्लीज हमें यहां से जाने दो। तभी एक पिशाचिनी आती है और जोर से अंजलि का गला दबाती है। राधिका ये सब देख रही थी। हालांकि उसकी हालत भी काफी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करती है और अंजलि को पिशाचिनी से छुड़ाती है। राधिका के मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी वह शिव मंत्रों का जाप किए जा रही थी। राधिका अंजलि से भी शिव मंत्र का जाप करने के लिए कहती है। अंजलि भी लगातार मंत्र का जाप करती रहती है। मंत्रों का जाप करने की वजह से पिशाचनियों के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कोई उन्हें गुदगुदी कर रहा हो। पिशाचनियों को कमजोर पड़ता देख राधिका अंजलि से कहती है, अंजलि जमीन पर वो चाकू पड़ा देख रही हो जिस पर माता की चुनरी लिपट हुई है, उस चाकू को उठाओ और एक एक करके इन सभी पिशाचिनियों को खत्म कर दो। इन सभी के सीने पर वार कर दो।
ये सुनते ही उनमें से एक पिशाचिनी जल्दी से चाकू को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अफसोस वह उस चाकू को छू भी नहीं पाती। राधिका ये बात अच्छी तरह जानती थी कि जब वह अंजलि को चाकू के बारे में बताएगी तो पिशाचिनी चाकू को फेंकने की कोशिश करेगी। वह दोबारा अंजलि से कहती है, अंजलि जल्दी से उस चाकू को उठाओ। अंजलि भी जैसे तैसे करके उस चाकू को उठा लेती है। राधिका कहती है, अंजलि अब शिव मंत्र का जाप पूरे 11 बार करके इस चाकू पर फूंक दो और इस चाकू से इन पिशाचनियों के सीन पर वार कर दो। अंजलि भले ही हाथ में वो चाकू ले लेती है, लेकिन उसके हाथ कंप कपा रहे थे। उसने आज तक कभी एक मक्खी भी नहीं मारी थी और यहां पर इतनी सारी पिशाचिनी को मारने की बात चल रही है। अंजलि घबराते हुए कहती है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती, मैं इन सबको कैसे मारूंगी? राधिका कहती है, तुम ये कर सकती हो और यह सिर्फ तुम ही कर सकती हो। देखो, इन्हें मारने के लिए मुझे बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, लेकिन तुम यह काम बहुत ही आसानी से कर सकती हो क्योंकि तुम विनोद की पत्नी हो, इनके शिकार की पत्नी हो। तुम्हारे लिए ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। याद रखो, तुम एक सुहागन हो और सुहागन में बहुत शक्ति होती है। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। दोनों के नसीब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे समाज में यूं ही कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखता, वरना किसी एक के भूखे रहने से दूसरे की जिंदगी पर असर क्यों पड़ता? विनोद का असली सम्मोहन तुम हो, ये पिशाचनियां नहीं, इसलिए तुम यह कर सकती हो। जैसा कहा है वैसा करो। अंजलि जब अपने पति विनोद को देखती है तो उसके अंदर अपने आप ही हिम्मत आ जाती है। उसके मन में गुस्सा पैदा होने लगता है। वह सच में पिशाचिनी को मारना चाहती थी और वैसा ही करती है। वह 11 बार शिव मंत्र का जाप करती है और इस बीच सभी पिशाचिनियां उसे छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह अंजलि को हाथ भी नहीं लगा पाती। 11 बार शिव मंत्र के जाप के बाद अंजलि उस चाकू पर फूंकती है। अंजलि एक पिशाचिनी के करीब जाती है और तुरंत उसके सीने पर वार कर देती है। सीने पर वार करते ही वह पिशाचिनी चीखने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक जाती हैं। जैसे ही उसकी हालत अन्य पिशाचिनियां देखती हैं, वे सभी परेशान हो जाती हैं। वे सभी जल्दी जल्दी तहखाने से बाहर भागती हैं। अंजलि भी उनके पीछे भागती है। जैसे तैसे करके अंजलि 3 अन्य पिशाचिनियों का वध कर देती है और अब 3 पिशाचिनियां बच जाती हैं। वे पिशाचिनी उस खंडहर के अलग अलग कोने में छिप जाती हैं। अंजलि उन्हें सब जगह ढूंढती है, लेकिन उसे वह पिशाचिनियां कहीं नहीं मिलती। अंजलि के पीछे पीछे राधिका भी आ रही थी और जब राधिका देखती है कि अंजलि अभी भी पिशाचिनी को ढूंढ रही है तो वह कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। राधिका एक बार फिर धूप बत्ती जलाती है। वह कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर धूप बत्ती का धुआं 3 दिशाओं में फैल जाता है। राधिका अंजलि से धीरे से कहती है, अपनी मौजूदगी का एहसास मत होने देना। याद रखना, तुम एक नारी नहीं हो, तुम एक शक्ति हो। यह पिशाचिनी एक नकारात्मक शक्ति है और तुम सकारात्मक। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह उनके अंदर नहीं है। तुम एक पतिव्रता औरत हो और यह शिकारी औरतें, तुम्हारे अंदर इनसे ज्यादा शक्ति है। अंजलि का मनोबल बढ़ने लगता है और वह राधिका के कहे अनुसार सतर्क होकर सावधानीपूर्वक एक पिशाचिनी को खोज लेती है। वह पिशाचिनी अंजलि के आगे रहम की भीख मांगती है। वह कहती है, अंजलि हमें छोड़ दो, तुम चाहो तो हमें अपना गुलाम बना सकती हो। तुम्हें नहीं पता, हमें बहुत बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध करते हैं, लेकिन हम उनकी कैद में नहीं आते। हम बहुत शक्तिशाली हैं, तुम हमसे बहुत कुछ करवा सकती हो। हम तुम्हारे पति को भी छोड़ देंगे, बस तुम हमें छोड़ दो। अंजलि कहती है, मैंने कुछ देर पहले तुमसे अपने पति की भीख मांगी थी, तब तुम मुझ पर हंस रहे थे। तुम मुझसे उम्मीद कैसे कर सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? वह पिशाचिनी कहती है, लेकिन तुम सोचो, हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। हम तुम्हारी हमेशा रक्षा भी करेंगे, तुम हमें छोड़ दो। हम तुम्हें धन दौलत और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। अंजलि गुस्से से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पति चाहिए।
और इतना कहकर अंजलि चाकू उस पिशाचिनी के सीने में गाड़ देती है और वह पिशाचिनी वहीं ढेर हो जाती है। इसी तरह अंजलि अन्य 2 पिशाचिनियों तक भी पहुंच जाती हैं और वे 2 पिशाचनियां भी अंजलि को लालच देती हैं, लेकिन अंजलि उनके लालच में नहीं आती। इस तरह अंजलि एक एक करके सभी पिशाचिनियों का वध कर देती है। सभी को मारने के बाद अंजलि कुछ देर दिल भर कर रोती है। राधिका उसे हिम्मत देती है और विनोद को लाने के लिए कहती है। अंजलि जल्दी से तहखाने में वापस जाती है और अपने पति को सहारा देकर लाने लगती है। विनोद की हालत काफी बदतर हो गई थी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वह अंजलि को पहचान भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में बेहोशी छाई हुई थी। वे लोग उस समय शहर और गांव से काफी दूरी पर थे, लेकिन फिर भी अंजलि के मन का विश्वास नहीं टूटता। वह अपने अधमरे पति को लेकर पूरा जंगल पार करती है और शहर पहुंचती है। शहर पहुंचकर उसे तुरंत मदद मिलती है और कुछ लोग उन तीनों को ही अस्पताल पहुंचा देते हैं। विनोद शरीर से काफी कमजोर हो चुका था। उसके शरीर पर वो जख्म आज भी जिंदा है जो बार बार अंजलि को उसका बीता हुआ कल याद दिलाते रहते हैं, जबकि विनोद को तो कुछ याद ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। वह बस उस रात को याद रख पाया है जब उसने शिल्पी की मदद की थी। जब शिल्पी उसके साथ घर आई थी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, लेकिन अंजलि तब से विनोद को एक बच्चे की तरह यह पाठ पढ़ाती रहती है कि रात हल्की हो या गहरी, आपको किसी अनजान की मदद नहीं करनी है। हालांकि विनोद इस बात का खंडन करता है कि हम इंसान हैं और मदद करने से इंसानियत जिंदा रहती है, लेकिन अंजलि इस बात को नहीं मानती, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम किसी इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वह इंसान सच में इंसान है या कोई पिशाच। अब देखिए, मैं आपको कभी कहूंगा नहीं कि आप किसी राह चलते हुए व्यक्ति की मदद ना करें। हो सकता है वह एक्चुअल में रियल इंसान हो और वह किसी मुसीबत में हो, तो हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है कि अगर वह कोई ऊपरी बलात हुई, कोई अलग पैरालौकिक ताकत रही तो कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए उस इंसान के पास जाइए और कहिए कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही इतना पावरफुल है कि अगर कोई बुरी ताकत होगी तो उस नाम से ही डर के भाग जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल में वहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप स्टोरी को सुनने के बाद इस प्रकार की धारणा बना ले कि रात के समय में तो लोगों को अक्सर भूत चुड़ैल या पिशाचिनी ही मिलती है। ऐसे तो फिर हम दुनिया में किसी इंसान की मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आप कभी किसी मुसीबत में पड़ जाए तो आप भी किसी न किसी का इंतजार तो करते ही है ना मदद के लिए। तो अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी कोई मदद कर पाएगा, और भगवान यह सब कुछ हिसाब अपने पास रखते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। अनीता जाट और निधि जाट भोपाल, जगजीत सिंह निहाल सिंह पंजाब, श्रवण कुमार, सजीदा बेगम, सावित्री तिवारी अंबेडकर नगर, प्रियंका सैन जयपुर, संजय कुमार करनाल, अमन प्रिया दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।